नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी नमस्ते। यह मामला है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी, उसकी अनिवार्यता का और इसका विशेष असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हाँ, ये मुद्दा वाकई में काफ़ी आप कह सकते हैं जटिल है, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिशों और जो कर्मचारी सालों से सेवा दे रहे हैं उनके अधिकारों के बीच एक तरह का सीधा टकराव पैदा करता है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस पूरे मामले को सतह पर ला दिया है। जी। हमारे पास इस विषय को समझने के लिए कई तरह के स्रोत हैं। कुछ समाचार लेख हैं, शिक्षक संघों के बयान भी हैं और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शिक्षकों ने एक स्थानीय सांसद को ज्ञापन सौंपा है, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा। हमारा उद्देश्य यही है कि इन सभी स्रोतों से मुख्य जानकारी निकालकर इस उलझे हुए मुद्दे को थोड़ा स्पष्ट करें, अलग अलग जो पहलू हैं, दृष्टिकोण हैं, उनको सामने रखें और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर बात करें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम तथ्यों को जोड़कर देखें कि आखिर ये विवाद खड़ा क्यों हुआ, इसके पीछे तर्क क्या दिए जा रहे हैं और इसके व्यापक मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। जी। इस फैसले ने देश भर के शिक्षकों में और खासकर उन शिक्षकों में काफी बेचैनी पैदा कर दी है जिनकी नियुक्ति काफी साल पहले हुई थी, तब जब टीईटी जैसी कोई शर्त ही नहीं। निश्चित रूप से देखिए, सैद्धांतिक तौर पर तो शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मानक तय करना ये एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। हाँ बिल्कुल। टीईटी को इसी दिशा में एक प्रयास के तौर पे देखा जाता है, लेकिन असली जो पेचीदगी है वो तब शुरू होती है जब इस मानक को उन लोगों पर लागू करने की बात आती है जो पहले से ही व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ, और जिनकी भर्ती उस समय के नियमों के अनुसार हुई थी। बिल्कुल, उस समय के नियमों के हिसाब से। और इसी वजह से विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, जो शिक्षकों का एक राष्ट्रीय संगठन है, जी। वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दायर कर चुका है। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि अदालत अपने फैसले पर फिर से गौर करे। हाँ, ये एक स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया है जब किसी फैसले का इतने बड़े पैमाने पर असर होता है। हाँ। और प्रभावित लोगों को लगता है कि भाई उनकी स्थिति या उनके तर्कों पर शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, तो वो पुनर्विचार की मांग करते हैं। सही। ये दर्शाता है कि शिक्षक इस मामले को कानूनी तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अब अगर हम शिक्षकों के मुख्य तर्कों को देखें तो उनका विरोध किस आधार पर है। जैसा हमने बताया, उत्तर प्रदेश के बस्ती में शिक्षकों ने स्थानीय सांसद राम प्रसाद चौधरी को एक ज्ञापन दिया है। जी। उसमें उनकी मुख्य मांग क्या है? उस ज्ञापन और जो दूसरे स्रोत हैं उनसे जो बात सामने आती है वो ये है कि शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है कि उन शिक्षकों की सेवाओं को सुरक्षित किया जाए जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट 2010 उसके लागू होने से पहले हुई थी। अच्छा। क्योंकि आरटीई एक्ट के तहत ही बाद में ये टीईटी जैसी योग्यताओं को धीरे धीरे अनिवार्य किया गया। तो उनका तर्क काफी सीधा और स्पष्ट लगता है। भाई, हमारी भर्ती पुराने नियमों और मानकों के आधार पर हुई थी, हमने उस समय की सभी शर्तें पूरी की। जी। अब कई साल नौकरी करने के बाद बीच में एक नया नियम लाकर हमारी योग्यता पर सवाल उठाना या नौकरी को खतरे में डालना, ये कैसे सही हो सकता है? हाँ, ये तर्क सीधे तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी और आप कह सकते हैं नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। नैतिक सवाल, हाँ। कि क्या कानूनों या नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाना चाहिए? यानी क्या आज बने नियम को पिछली तारीखों से लागू करके उन लोगों की स्थिति को बदला जा सकता है जिन्होंने पुराने नियमों के तहत अधिकार प्राप्त किए थे, खासकर तब जब इसका सीधा असर उनकी आजीविका और वर्षों की सेवा पर पड़ रहा हो? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या इस तरह के पूर्वव्यापी नियम लागू करने के, खासकर सरकारी नौकरियों के संदर्भ में, पहले भी उदाहरण मिलते हैं या इससे निपटने के आमतौर पर क्या तरीके अपनाए जाते हैं? देखिए, कानूनी तौर पर पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम लागू करना बहुत सामान्य नहीं है, खासकर जब ये नागरिकों के जो अर्जित अधिकार हैं उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। अच्छा। अक्सर जब नए मानक लागू किए जाते हैं तो जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके लिए या तो कुछ छूट का प्रावधान किया जाता है, हाँ, कुछ रियायत। हाँ, या उन्हें नए मानक हासिल करने के लिए एक उचित समय और अवसर दिया जाता है, जिसे कई बार ग्रैंडफादर क्लॉज या संक्रमणकालीन प्रावधान कहते हैं। जी जी। सीधे तौर पर बिना किसी समाधान के नए नियम थोप देना वो विवाद पैदा करता है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है। ये नीति निर्माताओं के लिए हमेशा एक चुनौती होती है कि सुधार कैसे लागू करें कि व्यवस्था भी बेहतर हो और मौजूदा कर्मचारियों के साथ अन्याय भी ना हो।
ये संतुलन साधना तो निश्चित रूप से कठिन है। अच्छा, इस मामले में कुछ प्रमुख व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आपने बस्ती के सांसद राम प्रसाद चौधरी का जिक्र किया, जिन्हें ज्ञापन सौंपा गया था। जी। उनका क्या कहना था इस पर? सूत्रों के अनुसार सांसद राम प्रसाद चौधरी ने इस मसले को बेहद संवेदनशील माना है। उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में उठाएंगे और सरकार से बात करके शिक्षकों को राहत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, यानी राजनीतिक स्तर पर भी हलचल है। हाँ, ये दिखाता है कि इस मुद्दे ने राजनीतिक स्तर पर भी ध्यान खींचा है और इसे केवल प्रशासनिक या कानूनी मामला नहीं माना जा रहा। शिक्षकों के अपने प्रतिनिधियों के बयान भी काफी मुखर हैं। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन उत्तर प्रदेश के एक जिला अध्यक्ष हैं, चंद्रिका सिंह। उनका बयान है, जिसे सूत्रों ने उद्धृत किया है, हमारी भर्ती पुराने मानकों पर हुई थी, अब बीच नौकरी में नए नियम थोपना अनुचित है। सरकार तत्काल सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस बयान में सेवा सुरक्षा की मांग बिल्कुल केंद्रीय है। हाँ, सेवा सुरक्षा। इसका मतलब है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, भले ही वे टीईटी की नई अनिवार्यता को पूरा न करते हों, क्योंकि उनकी भर्ती के समय ये शर्त थी ही नहीं। और ये अनुचित शब्द का प्रयोग उनकी भावना को दर्शाता है कि वे इसे न्यायसंगत नहीं मानते। एक और प्रतिनिधि हैं जिला कोषाध्यक्ष दुर्जन यादव। उनका बयान थोड़ा और कड़ा लगता है। वे कहते हैं, देश भर के शिक्षकों को असुरक्षा की स्थिति में डाल दिया गया है। भर्ती के समय के बाद नए नियम थोपना सरासर अन्याय है। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला, देश भर के शिक्षकों का उल्लेख। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि यह मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, इसका राष्ट्रीय आयाम है और अन्य राज्यों में भी शिक्षक इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे, ऐसी आशंका है। बिल्कुल। दूसरा, असुरक्षा और सरासर अन्याय जैसे शब्दों का प्रयोग, ये शिक्षकों के बीच जो गहरी चिंता है, अनिश्चितता है और शायद गुस्सा भी है, उसको उजागर करता है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ व्यवस्था द्वारा नाइंसाफी हो रही है। और ये चिंता निराधार नहीं लगती। अगर हम प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या को देखें, एक स्रोत के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1,86,000 मतलब 1,86,000 शिक्षक इस फैसले के दायरे में आ सकते हैं। 1,86,000। ये संख्या बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे 1.86 लाख परिवार हैं जिनकी जिंदगी इस फैसले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस मुद्दे का मानवीय पहलू कितना गहरा है। ये लाखों लोगों के जीवन में एक बड़ी अनिश्चितता लेकर आया है। नौकरी जाने का डर, भविष्य की चिंता, ये सब सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक बहस का विषय नहीं है। ये एक वास्तविक मानवीय संकट का रूप ले सकता है अगर इसे सही से संभाला ना गया। निश्चित तौर पर इतने बड़े पैमाने पर अगर नौकरियां प्रभावित होती हैं तो इसका सामाजिक और आर्थिक असर भी बहुत व्यापक होता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे एक व्यवस्थागत दृष्टिकोण से देखें तो ये मामला नीतिगत बदलावों को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करता है। जब भी कोई सिस्टम अपने मानकों को उन्नत करना चाहता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई और क्षेत्र, तो ये सवाल हमेशा उठता है कि मौजूदा कार्यबल का क्या होगा। हाँ, उनका क्या उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह रातों रात नए मानक पूरे कर लें, या क्या व्यवस्था को उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए, जैसे कोई ट्रेनिंग या अतिरिक्त समय। इस मामले में ऐसा लगता है कि जो संक्रमणकालीन उपाय हो सकते थे, उन पर शायद पर्याप्त विचार नहीं किया गया, जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई। क्या ये सिर्फ शिक्षा क्षेत्र की ही समस्या है या अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की चुनौतियां आती हैं जब नियम बदलते हैं? नहीं, ये चुनौती तो सार्वभौमिक है। जब भी तकनीक बदलती है, नियम बदलते हैं या योग्यता की परिभाषाएं बदलती हैं, तो हर क्षेत्र में ये सवाल उठता है कि मौजूदा कर्मचारियों को कैसे समायोजित किया जाए। सही। बैंकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो, हर जगह ये दुविधा आती है। इसलिए इस मामले का समाधान या इसमें जो सिद्धांत स्थापित होंगे वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक तरह से नजीर बन सकते हैं। हमने देखा कि ये मुद्दा राज्य स्तर पर उठाया जा रहा है, सांसद तक बात पहुंची है, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया हो रही है? हाँ, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और वो इस मामले में सक्रिय हैं। जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुशील कुमार पांडे। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कोई समाधान निकालना चाहिए। अच्छा, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग क्यों?
क्या ये राज्य सरकारों का मामला नहीं है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, शिक्षा का अधिकार आईटी अधिनियम, जिसके तहत ही टीईटी की व्यवस्था आई, वो एक केंद्रीय कानून है। ठीक। तीसरा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी जैसी संस्थाएं जो शिक्षक योग्यता के मानक तय करती हैं, वो भी केंद्रीय स्तर पर काम करती हैं। जी। इसलिए शिक्षकों और उनके संघों को लगता है कि इस मुद्दे का स्थायी और एक समान समाधान केंद्रीय स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप से ही निकल सकता है। हो सकता है कि वे केंद्र सरकार से किसी तरह के स्पष्टीकरण या दिशा निर्देश या शायद कानून में किसी संशोधन की उम्मीद कर रहे हों। इसका मतलब है कि इस मुद्दे का राष्ट्रीय महत्व है और इसके समाधान के लिए राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की जरूरत महसूस की जा रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव देशव्यापी है, इसलिए केवल राज्य स्तरीय समाधान शायद पर्याप्त न हो। एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने से कानूनी स्पष्टता और सभी राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकती है। हाँ, ये बात सही है। इसलिए राष्ट्रीय संघों और केंद्र सरकार की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो तस्वीर ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी को अनिवार्य किए जाने के फैसले ने उन लाखों शिक्षकों के लिए एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है जिनकी नियुक्ति इस नियम के प्रभावी होने से पहले हुई थी। हाँ, बिल्कुल। और शिक्षक इसे अपने साथ हुए अन्याय के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनकी भर्ती उस समय के जो वैध नियम थे उनके तहत हुई थी। उनकी मुख्य मांग अपनी सेवा सुरक्षा यानी नौकरी को बचाए रखना है। और ये मामला अब कई स्तरों पर आगे बढ़ रहा है। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। जमीनी स्तर पर शिक्षक संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और राजनीतिक स्तर पर भी इसे उठाया जा रहा है, जैसा कि सांसद के आश्वासन से जाहिर होता है। ये पूरी स्थिति दर्शाती है कि कैसे नीति निर्माण, कानूनी व्याख्याएं और जो जमीनी हकीकतें हैं वो आपस में टकरा सकती हैं। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक सराहनीय उद्देश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। दूसरी तरफ उन लाखों कर्मचारियों के अधिकार, उनकी अपेक्षाएं और उनकी आजीविका का प्रश्न है जो वर्षों से इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं। हाँ। ये टकराव नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत कठिन चुनौती पेश करता है। वाकई ये एक जटिल गांठ है जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। इसमें शामिल सभी पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं और किसी भी समाधान के दूरगामी परिणाम होंगे। ये सब जानने और समझने के बाद एक विचार मन में आता है जो शायद हमें इस तात्कालिक मुद्दे से थोड़ा परे सोचने पर मजबूर करता है। जरूर, कहिए। भविष्य को देखते हुए जब भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, तकनीक हो या कोई और, गुणवत्ता बढ़ाने या बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए नए मानक या योग्यताएं लागू की जाती हैं जी, तो उन कर्मचारियों के प्रति व्यवस्था का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए जो सालों से पुरानी व्यवस्था के तहत निष्ठापूर्वक सेवा दे रहे हैं। उत्कृष्टता की खोज और मौजूदा कार्यबल के प्रति मानवीय सरोकार और न्याय, इनके बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये सिर्फ इस मामले का सवाल नहीं बल्कि एक निरंतर विकसित हो रहे समाज में एक स्थायी चुनौती है, मुझे लगता है। ये वास्तव में एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है जिस पर निरंतर विचार विमर्श की आवश्यकता है। इसका उत्तर केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं हो सकता। इसमें नैतिक और सामाजिक आयाम भी गहरे जुड़े हुए हैं। कैसे बदलाव लाए जाएं कि प्रगति भी हो और प्रक्रिया मानवीय भी बनी रहे? ये सवाल आने वाले समय में शायद और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा।